अंग्रेजी मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। हम प्रथमावृत्ति पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे गुरुकुल में नहीं लगा है, बाद में वो सुन लेंगे। तो हमारा जो प्रसंग था, हम शालीय की सिद्धि कर रहे थे। हमने शाला 6 यहाँ तक आ गए थे। शालाग्नि 6 हो गया था, शालाग्नि और 6 वृद्धा 6 से 6 प्रत्यय, और शालाग्नि 6 की जो है सुपोधा कृत समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा और सुपोधातु प्रातिपदिक यो हो, धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुक हो जाता है। लुक क्या है? प्रत्यय से लुक स्लुप। प्रत्यय का जो आदर्शन है उसको लुक स्लु और लुप कहते हैं। तो शाला 6 है। इस 6 को मान करके शाला की अंग संज्ञा है यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम से। और अंग संज्ञा के बाद अंगस्य का अधिकार चला, और उस अंगस्य के अधिकार में आयने यिनी य फ ढ ख छगाम प्रत्ययादि नाम। इस सूत्र से जो है 6 को ये हुआ है। तो आइए इस पर हम विचार करते हैं। हमने पिछले बार बतला दिया था तलछेद विभक्ति, पुनः उसको लेते हुए आगे चलते हैं। आयने यिनी यह प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। फ ढ ख छघाम प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। घकारांत पुंलिंग फ ढ ख छग शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और प्रत्ययादीनाम इकारांत पुंलिंग प्रत्यादि शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। ये हमने बता दिया था। अंगस्य का अधिकार चल रहा है, और आयने इनी यह और फ ढ ख छघाम इन दोनों में जो है समास है। चलिए, आयने यिनी यह, इसमें समास है आयन च एय च ईन च ईय च और एय च इति आयने यिनी यह। ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। एक बार फिर बता दीजिए। आयन च, देखिए आयन ने इनी है ना, तो सूत्र देखेंगे आयन
नौ इधर कर दीजिए और ए या, और फिर य में ई है तो ईन, फिर नौ में ई है तो ई, और य में ह्रस्व हुई तो ई। तो आयन च, एय च, ईन च, ईय च, ईय च इति आयने यीनि यह। ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। और फौठ ख छगाम में जो है फश्च, ढश्च, खश्च, छश्च, घ च, मैं हलंत घ च इति फढ़ ख छघ तेषाम फढ़ ख छघाम, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। अब जो है अंगस्य का अधिकार है, अंगस्य को भी जो है यहां पर लाएंगे तो अंगस्य में भी षष्ठी है, फौढ़ ख छगाम में भी षष्ठी है, प्रत्ययादीनाम में भी षष्ठी है। और इस पर विचार करना है कि क्या है, किसमें कौन सा षष्ठी है, क्योंकि एक शतम षष्ठ्यर था। षष्ठी के 101 अर्थ हैं, अर्थात अनंत अर्थ है, बहुत सारे अर्थ है, बहुत सारे अर्थ है। एक शतम का मतलब 101 ही नहीं, अनेक अर्थ है। तो संबंध अनेक होते हैं। तो यहाँ पर अंगस्य में जो स्य है षष्ठी है, षष्ठी का अर्थ संबंध, तो यहाँ अंग संबंधी है और फढ़ ख छ घ संबंधी है, और ऐसे ही फढ़ ख छ घ संबंधी और प्रत्यादि संबंधी है, और प्रत्यादि का भी कोई ना कोई संबंधी है। करते हैं, कर रहे हैं अभी। तो सबसे पहले अंगस्य स्थिति को देख करके देखिए, शाला प्लस छ है, शाला की अंग संज्ञा है, छ की अंग संज्ञा नहीं है। तो शाला अंग है और उस अंग का संबंधी है छ। उदाहरण में देखेंगे, फिर मैं बता रहा हूं। शाला और छ, इस स्थिति में शाला छ को मान करके शाला की अंग संज्ञा है। तो अंग संज्ञा जिसकी है शाला की, तो वह अंग जो है उस अंग भी संबंधी है और फौढ़ ख छ घ भी संबंधी है। तो इसमें यहाँ पर छ संबंधी है, शाला और छ में शाला अंग है, उस अंग का संबंधी है छ और छ का संबंधी है शाला। तो अब प्रश्न ये है कि शाला का छ के साथ दोनों जो संबंधी है, इन दोनों में संबंध क्या है? व्यवहार में भी होता है। अब एक पुत्र है और एक पिता है, दोनों संबंधी है, उन दोनों में संबंधी में संबंध क्या है? तो बताएंगे जन्य जनक भाव है। एक भाभी है, दूसरा देवर है, तो उस भाभी भी एक संबंधी है, देवर भी एक संबंधी है, तो उस भाभी और देवर में क्या संबंध है? ऐसे ही एक पत्नी है, दूसरा पति है, तो पति भी संबंधी है, पत्नी भी संबंधी है। तो हमें ये विचारना चाहिए कि इस पति में और पत्नी में क्या संबंध है। माँ भी है और बेटा भी है, तो माँ भी संबंधी है, बेटा और बेटी भी संबंधी है, तो दो संबंधी है, उसमें संबंध क्या है, ये हमें विचारना चाहिए। ये हमारा शरीर है और शरीर का ये हाथ अंग है, तो इस शरीर का हाथ के साथ संबंध है, तो शरीर भी संबंधी है और हाथ भी संबंधी है। इन शरीर का हाथ के साथ क्या संबंध है? विशेष रूप से ये स्कैपुला जो है, स्कैपुला और कॉलर, स्कैपुला बने ये हो गया जो आपका शोल्डर जो प्लेट है पीछे वाला, और जो आगे कॉलर बोन है, ये दोनों है। और इसी के साथ जो है बाह जो है, अपर आर्म जो है वह जुड़ा हुआ है। तो अब ये भी संबंधी है, वो भी संबंधी है, इन दोनों में क्या संबंधी है, ऐसे हमें विचारना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है अंगस्य जो शाला अंग है, उस अंग भी संबंधी है और छ भी संबंधी है। इन दोनों में क्या संबंध हो सकता है?
आप कोई भी व्यक्ति जो है बता सकते हैं कि शाला का और छ का क्या संबंध हो सकता है? कौन बता सकता है? शाला का छ तो स्वरूप है नहीं, शाला का छ अवयव है ही नहीं, तो शाला का जो है न छ अवयव है, न शाला का छ जो है रूप है, न स्वरूप संबंध है, न अवयव अविभाव संबंध है, तो क्या संबंध हो सकता है? शाला का छ के साथ न स्थान षष्ठी स्थानीय योगा भी नहीं संबंध है, क्योंकि यहाँ पर अंग के स्थान में कुछ नहीं होता है। अंग के संबंधी जो है फ ढ ख छ घ उसके स्थान पर आदेश होता है, आयन इत्यादि आदेश होता है। तो क्या आप लोग इस पर हमें बता सकते हैं? कोई भी जो भी जितने भी विद्यार्थी है, कोई भी विद्यार्थी बताने की चेष्टा करें कि इसमें शाला और छ में शाला जो अंग है उस अंग का छ के साथ क्या संबंध हो सकता है? दोनों संबंधी है, तो क्या संबंध हो सकता है? आप लोग बता सकते हैं इस पे? कोई भी व्यक्ति बताइए, सामने स्थिति है और इस पर विचार करना है। इस पर हमें विचार करना है कि शाला का छ के साथ क्या संबंध हो सकता है। अनंत जी पहले आप बोलिए, शाला का छ के साथ क्या संबंध है? क्योंकि शाला के संबंधी है छ। शाला का क्या रूप है छ? नहीं। हाँ जी, नहीं है शाला का। हाँ, शाला का रूप नहीं है छ। क्या शाला का अवयव है छ? नहीं है। तो क्या हो सकता है? पता नहीं आ जाता। अब रुक जाइए, वासुदेवन जी कुछ कह रहे हैं। वासुदेवन जी कह रहे हैं ना? हाँ, तो वो आवाज कीजिए जोर से, आवाज नहीं आ रही है आपकी। प्रकृति और पृथ्वी का जो संबंध हो सकता है वो आदेश से जो दिया गया है वही संबंध है। आवाज नहीं आ रहा है? अब आ रही है, अब आ रही है आवाज। प्रकृति और पृथ्वी का जो संबंध हो सकता है वो आदेश से जो दिया गया है वही संबंध है। हाँ, तो यहाँ पर जो है प्रकृति जो इनका जो कहना है कि शाला और छ जो है, तो शाला हो गया प्रकृति, छ हो गया प्रत्यय। तो इस शाला का छ के साथ जो संबंध है प्रत्यय प्रकृति भाव संबंध है, यही कहना चाह रहे हैं ना जी? हाँ जी, वो निर्दिष्ट वो आदेश में जो दिया गया है वही। शाला का छ के साथ जो संबंध है वह शाला प्रकृति है और छ प्रत्यय है। तो यहाँ पर शाला का छ के साथ वासुदेवन जी कहना चाह रहे हैं कि छ प्रत्यय है और शाला प्रकृति है, तो इसका प्रत्यय प्रकृति भाव संबंध हो गया। क्या हो गया जी? प्रत्यय प्रकृति भाव संबंध हो गया। और भी कोई हो सकता है जी? बताएं। राजभल्ला जी आप इस पर कुछ बता सकते हैं? और वसुधा जी आप बता सकती है? अच्छा जी, तो इस शाला और छ का माने शाला का जो शाला अंग है उस अंग के संबंधी जो छ, तो यहाँ पर वासुदेवन जी ने बताया वो ठीक ही बताया, क्योंकि शाला जो प्रकृति है और छ जो प्रत्यय है, उस प्रकृति का प्रत्यय के साथ क्या संबंध हो सकता है? जैसे एक पिता है और दूसरा पुत्र है, या माँ है या संतान है, तो पिता तो पुत्र का अवयव है नहीं, पिता अलग है पुत्र अलग है, दोनों अलग अलग है। तो पिता जो है जनक है, पुत्र जो है जन्य है, तो उसका जन्य जनक भाव संबंध होता है। क्या संबंध होता है जी? जन्य जनक भाव संबंध होता है।
तो ऐसे ही शाला और छ है, तो शाला क्या है? प्रकृति है, और छ क्या है? वह प्रत्यय है। तो इसमें कहेंगे कि अंग और अंगी, शाला जो अंग है, शाला जो अंग है, और उस अंग का अंगी क्या है? अंगः अस्ति यस्य, अंगः अस्ति यस्य इति अंगी, जिसका अंग है। ये शाला अंग जो है किसका है? यहां पर क्या अंगांगी भाव संबंध हो सकता है? शाला जो है अंग है, और छ जो है प्रत्यय है, तो अंग का अंगी, तो अंग का अंगी है क्या छ? अंगी तो हो गया जैसे शरीर है, शरीर हो गया अंगी, और हाथ हो गया अंग। तो क्या हाथ का जैसे अंग है शरीर, अंगी है शरीर, तो क्या शाला अंग का अंगी है छ? हो सकता है क्या? कैसे हो सकता है बताइए? अंगा और अंगी, अंग और अंगी जो भाव होता है वहां पर जहां पर कि अवयव अवयवी हो, शरीर का हाथ के साथ संबंध है तो शरीर का अवयव है हाथ, और हाथ का अवयवी है, अवयव अवयवी भाव। तो शरीर का अंग है हाथ, तो अंग का अंगी है शरीर। तो क्या ऐसे ही शाला अंग है, उस अंग का अंगी है छ क्या? ये तो नहीं हो सकता। अवयव अंगांगी भाव तो अवयवी भाव जी की तरह ही है ना जी, तो इसलिए हो नहीं सकता अंगांगी भाव, वो नहीं होगा। और बताइए कुछ। आपने प्रकृति प्रत्यय कहा, मैंने प्रत्यय प्रकृति भाव कहा, एकदम ठीक कहा, वह भी है। और दूसरा क्या हो सकता है? यहाँ ये है कि छ प्रत्यय है, उस छ प्रत्यय को निमित्त मान करके शाला की अंग संज्ञा हुई है, नहीं जी? छ प्रत्यय को कहोगे, छ प्रत्यय के परे रहते ही शाला की अंग संज्ञा है ना जी? तो प्रत्यय को निमित्त मान करके अंग संज्ञा होती है। तो यहाँ पर निमित्त और निमित्ती भाव संबंध हुआ कि नहीं? हाँ जी। छ निमित्त है, शाला निमित्ती, माने इसको निमित्त मान करके शाला की जो है अंग संज्ञा हुई है। तो ये निमित्त हो गया और निमित्ती हो गया, निमित्त वाला। तो यहाँ पर निमित्त और निमित्ती भाव संबंध हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि निमित्ती उसका क्या नाम है कि निमित्त अस्ति यस्य, या निमित्तम अस्ति यस्य, जिसका निमित्त है। तो शाला छ जो है निमित्त जिसका है, छ किसका निमित्त है? छ किसका निमित्त है? बोलिए। छ प्रत्यय यहाँ पर किसका निमित्त है? छ को निमित्त मान करके शाला की अंग संज्ञा हुई ना जी। तो छ निमित्त है शाला का, तो शाला का निमित्त होने से निमित्त और निमित्ती भाव संबंध है। क्या संबंध है जी? आप समझ गए जी? अनंत जी? हेलो, समझ गया सर, समझ गया सर। राजभल्ला जी आपको समझ में आया? वसुधा जी आपको समझ में आया?
हाँ, तो ये दो आप संबंध इसमें ला सकते हैं, एक प्रत्यय प्रकृति भाव संबंध, दूसरा निमित्त और निमित्ती भाव संबंध। इस रूप में है शाला और छो दोनों संबंधी, निमित्त निमित्ती भाव संबंध, प्रत्यय प्रकृति भाव संबंध। तो अब आइए, ये संबंध हमें पता चल गया अंगस्य का। अंगस्य जो है, इस अंगस्य का छ के साथ, माने फ ढ ख छ घ, छ उसी के अंतर्गत है। तो यहाँ पर अंगस्य का जो अधिकार हुआ, तो अंगस्य में जो स्य जो षष्ठी है संबंध है, उस अंग का फ ढ ख छ घ के साथ कौन सा संबंध हुआ जी? निमित्त निमित्ती भाव या प्रत्यय प्रकृति भाव, ये संबंध हुआ। अब तो अर्थ हो गया कि इसका ऐसा कहेंगे, अंग संबंधी नाम फ ढ ख छ घाम। क्या अर्थ बन जाएगा जी? अंग संबंधी नाम फ ढ ख छ घाम, इतना बन गया, क्योंकि अंग का संबंधी है फ ढ ख छ घ। तो अंगस्य संबंधी नाम या अंग संबंधी नाम, समास कर देंगे तो अंग संबंधी नाम, नहीं तो अंगस्य संबंधी नाम, षष्ठी है ना, संबंधी ना संबंधी नो संबंधी नाम। संबंधी नाम तो षष्ठी बहुवचन होगा ना जी, संबंधी नाम ही होगा ना वासुदेवन जी। संबंधीन का षष्ठी बहुवचन संबंधी नाम होगा, तो संबंधी नाम संबंधीन शब्द है। तो अंगस्य संबंधी नाम या अंग संबंधी नाम क्या हो जाएगा जी? अंग संबंधी नाम या अंगस्य संबंधी नाम, ये हो गया। अब जो है अंगस्य संबंधी नाम फ ढ ख छ घाम। अब फ ढ ख छ घाम में भी षष्ठी है, तो फ ढ ख छ घाम। अब देखना है कि फ ढ ख छ घ जो है और प्रत्यादि नाम में भी षष्ठी है, दोनों में षष्ठी है। तो प्रत्यादि नाम में जो षष्ठी है, प्रत्यादि में जो समास है हमने बताया था, प्रत्यय से आदय प्रत्यादय तेषाम प्रत्यादि नाम, षष्ठी तत्पुरुष समास है। प्रत्यय से आदय प्रत्यादय तेषाम प्रत्यादि नाम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो प्रत्यय से आदय, प्रत्यय का आद्य अवयव, तो प्रत्यय का तो उसमें समास ही है, तो उस पर तो विचार नहीं करना, हालांकि अवयव है वहां पर संबंध है, परंतु प्रत्यादि नाम में जो षष्ठी है उसका फ ढ ख छ घ के साथ क्या संबंध है जी? यहाँ पर शाला प्लस छ है, छ प्रत्यय है, इस प्रत्यय का आदि छ है। यहाँ पर प्रत्यय जो छ है, छ में कितने वर्ण हैं जी? छ में कितने अवयव हैं बताइए अनंत जी? छ में कितने अवयव हैं? दो। कौन कौन से? छ और अ। हाँ, छ हलंत और अ, वेरी नाइस। तो छ हलंत और अ, तो ये छ हलंत और अ जो है, तो इसमें अ अंतिम अवयव है और फ आदि अवयव है छ का, नहीं जी, छ समुदाय का। तो प्रत्यय का आदि, तो प्रत्यादि नाम, इस प्रत्यादि नाम में जो षष्ठी है उसका फ ढ ख छ के साथ क्या संबंध है? कौन बता सकता है इसमें? इसमें बुद्धि से थोड़ा व्यायाम करना पड़ेगा। पहले वसुधा जी से मैं पूछता हूँ, वसुधा जी बताइए, बुद्धि लगाइए। वो तो ठीक है, वो तो आगे की बात है। मैं ये कर रहा हूँ प्रत्यादि नाम में षष्ठी है कि नहीं? तो उस प्रत्यादि नाम में जो षष्ठी है, षष्ठी माने संबंध, तो उस प्रत्यादि शब्द का फ ढ ख छ घ के साथ क्या संबंध है?
क्या संबंध हो सकता है? फ ढ ख छ घ के साथ क्या संबंध हो सकता है? अवयव अवयवी भाव संबंध। तो क्या अर्थ हो जाएगा कि फ ढ ख छ घ आदि, फ ढ ख छ घ के आदि अवयव के अवयव फ ढ, मतलब ये हो जाएगा प्रत्यादि नाम, प्रत्यय के आदि अवयव के आदि अवयव, ऐसा अर्थ हो जाएगा। यदि आप प्रत्यादि नाम में अवयव अर्थ करते हैं तो प्रत्यादियों के अवयव फ ढ ख छ घ, ऐसा हो जाएगा। तो प्रत्यादियों के अवयव फ ढ ख छ घ है क्या? वो तो प्रत्यय का आदि अवयव फ ढ ख छ घ है। शाला प्लस छ में छ प्रत्यय है, उस छ प्रत्यय का आदि अवयव छ है, तो अवयव अवयवी भाव संबंध नहीं हो सकता। वो कहेंगे तो गलत अर्थ हो जाएगा। राजभल्ला जी आप बताइए, बता सकते हैं आप? अच्छा, आप नहीं बता सकते। वासुदेवन जी आप बता सकते हैं? वेरी नाइस, बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपने खुश कर दिया मेरे दिल को। यहाँ पर स्वरूप संबंध है, क्योंकि आदि जो है वर्ण फ छ में, वह आदि जो है वही तो छ है। तो प्रत्यादि नाम में षष्ठी है, उस प्रत्यादि संबंधी का फ ढ ख छ ग जो है वह स्वरूप है। जो आदि है वही फ ढ ख छ ग है। अनंत जी समझ में आया? आ रहा समझ में? जी आ गया। हाँ, ये स्वरूप संबंध है, थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी, थोड़ा बुद्धि का व्यायाम, बस केवल आप लोगों को सिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। मन में कभी भी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं सोचेंगे, पहले मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ, आप लोगों में से कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं सोचेंगे कि नहीं आया तो लोग क्या कहेगा, आचार्य जी क्या कर रहे हैं। ये नहीं, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा ड्यूटी है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं कीजिएगा एक दूसरे को। हमारा ये कर्तव्य है कि हम आपको इसके माध्यम से सिखाएं। हम ही सब कुछ बोल देंगे, आप यदि नहीं बोलेंगे, आपके अंदर अभ्यास नहीं होगा तो सुनने में तो आपको समझ में आ जाएगा, परंतु आप बोल नहीं सकते, आप समझा नहीं सकते। और इस तरीके से आप जो करेंगे इसको कहते हैं कार्यकाल। तो कार्यकाल के हिसाब से तो फिर वह याद रहेगा, फिर आप किसी को भी बता सकते हैं। इसलिए आप मन में ऐसा नहीं सोचेंगे। तो प्रत्यादीनाम में जो षष्ठी है उसका फ ढ ख छ घ के साथ स्वरूप संबंध है। कौन सा संबंध है बहन जी? हाँ, तो इसीलिए हो गया अंगस्य संबंधीनाम प्रत्यादीनाम फ ढ ख छ घाम, ऐसा हो गया। अंग के संबंधी प्रत्यय का आदि अवयव रूप फ ढ ख घ। अब फ ढ ख छ घाम में जो षष्ठी है उसका आदेश जो हो रहा है आयन इत्यादि है, तो आयन ए इत्यादि संबंधी है और फ ढ ख छ घ भी संबंधी है। उन दोनों का जो संबंध है वह कौन सा संबंध है? न अवयव अविभाव है, न स्वरूप संबंध है, न निमित्त निमित्त, ये सब निमित्त निमित्त इत्यादि नहीं करेंगे। यहाँ पर स्थान संबंध हो जाएगा। जब कोई संबंध निर्णित न हो तो वहां पर जो है न निमित्त निमित्ती भाव है, न अंगांगी भाव है, कुछ भी नहीं है, तो वहां पर जो है स्थान संबंध हो जाएगा, स्थान से निरूपित संबंध हो जाएगा। तो पूरा अर्थ बन गया अंगस्य संबंधी नाम फ ढ ख छ घ रूपानाम, या मतलब प्रत्यादि नाम पहले कर देंगे कि अंग संबंधी नाम प्रत्यादीनाम फ ढ ख छ घाम स्थाने, फिर आयने इनी यह भवंती, यह अर्थ हो गया।
आज समझ में आ गया जी? बहुत ही सरल है, सूत्र के आधार पर करेंगे अपने आप हो जाएगा। सिद्धांत कौमुदी में क्या लिखा है, प्रथम वृत्ति में क्या लिखा है, उसको ध्यान नहीं देना है। मैं क्या बता रहा हूं उसको ध्यान दीजिए कि अंग संबंधी नाम प्रत्यादीनाम फढ ख छघाम स्थाने आयने ईनि यह आदेशाः भवन्ति। समझ में आ गया सभी को? हाँ जी। अंग संबंधी नाम हाँ प्रत्ययादीनाम छघाम फढ ख छघाम स्थाने आयने यह आदेशाः भवन्ति। वेरी नाइस। आयने ईने यह आदेशा भवंती। मैं इसके आधार पर कर दिया। अब इसको जो है इसमें समझ गए कि भाई अंग के संबंधी प्रत्यय का आदि अवयव फढ ख छ घ के स्थान में आयन एय ईन ईय आदेश होते हैं। तो अब इसके आधार पर आप तोड़ करके लिख सकते हैं क्या? अंग से संबंधी नाम या अंग संबंधी नाम प्रत्यादि नाम फढ ख छ घ इत्येतेषां स्थाने आयन एय ईन ईय इत्येते आदेशाः भवन्ति। ये अपनी भाषा में लिख लीजिए। तो प्रत्यय मन अंग के संबंधी। तो आप आइए, और समझ में आ गया अनंत जी? आ गया सर जी। हाँ, राजबल्ला जी आपको समझ में आया? आप समझ गए वासुदेवन जी? चलिए जी, तो अब अपनी स्थिति पर आते हैं। शाला और छ है, तो शाला का संबंधी है छ ना, तो शाला का संबंधी छ है, तो अंग के संबंधी छ प्रत्यय जो है, प्रत्यय का आदि अवयव यहाँ छ है। इस छ के स्थान में क्या होगा, क्या आदेश होगा? एक और चीज छूट गया, उसको भी इसमें जोड़ दीजिएगा, क्योंकि क्रम से होता है, इसलिए यथा संख्यम अनुदेश समानाम भी परिभाषा यहाँ उपस्थित हो जाती है। इसलिए यथा संख्यम भवति, संख्या क्रमेण भवति, माने अंगस्य संबंधीनाम प्रत्ययादीनाम फढ ख छघाम स्थाने आयन एय ईन ईय इत्येते आदेशाः संख्या क्रमेण भवन्ति यथा संख्यम भवन्ति। तो इसीलिए फ के स्थान में आयन, ढ के स्थान में एय, ख के स्थान में ईन, छ के स्थान में ईय और घ के स्थान में ईय, ये आदेश होते हैं। तो यहाँ पर छ के स्थान में ईय हो गया। क्या हो गया जी? ईय हो गया, ईय। तो शाला या में हलंत है ना? हाँ जी, या में हलंत। हाँ, यह माने ईय जो होगा तो य में हलंत ही होगा ना जी? जी जी। ईय, तो शाला ईय और फिर अ है, उसमें तो छ में अ है ही, तो शाला ईय अ, ये स्थिति हो गया। य में अचिन्हम परिणाम संयम कर दी तो ईय बन गया। तो शाला ईय क्या बन गया जी? शाला ईय, शाला प्लस ईय, ये है। अब इस स्थिति में अंग संज्ञा फिर हो जाएगी, क्योंकि ईय जो है छ को ही ईय हुआ है, इसलिए आदेश स्थानीवत भवति, ये भी प्रत्यय है। तो यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम, जिस प्रकृति से धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाता है, उस प्रत्यय के परिहृत्य तदादि अंग होता है। तो यहाँ पर ईय जो प्रत्यय है उसके परिहृत्य शाला की अंग संज्ञा है ही, तो अंगस्य का अधिकार चलेगा एक। दूसरा, यहाँ पर एक सूत्र है यचिभम, भव संज्ञा भी होगी, इसलिए आइए पहले मैं आपको यचिभम समझाता हूँ। यचिभम निकालिए।
यची भम जो है पहला अध्याय चतुर्थ पाद का 18वां सूत्र है। 1-4-18 1-4-18 तो 1-4-18 नंबर जो सूत्र है वो निकाल लीजिए आप लोग। निकाल लिए? आप सभी निकाल लिए? आनंद जी आप निकाल लिए? यची भम, चलिए यची भम का पदच्छेद करते हैं। यच चकारांत पुंलिंग यच शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। यची भम अकारांत पुंलिंग भ शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अब इसमें समास करते हैं। ये अकारांत नपुंसकलिंग भ शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है और समास है य च, य है तो य च और अच च, य में अ मिला हुआ है तो य च अच च इति यच तस्मिन् यचि, ये समाहार द्वंद्व है। य च अच च इति यचि यच तस्मिन् यचि समाहार द्वंद्व समास हो गया। समझ में आ गया जी? समास समझ में आ गया सभी को जी? य च, य तो है अ है, य में अ मिला तो अच हो गया तो य च अच च इति यच तस्मिन् यचि समाहार द्वंद्व हो गया। और ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है स्वादि स्व सर्वनाम स्थाने की। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? सर्वनाम। तो ऊपर जो सूत्र की 17 नंबर जो सूत्र है तो इससे स्वादि स्व सर्वनाम स्थाने की अनुवृत्ति आ रही है। स्वादि स्व सर्वनाम स्थाने की अनुवृत्ति आ रही है। स्वादि स्व सर्वनाम स्थाने की अनुवृत्ति आ रही है। तो अब इसमें एक विशेष है, एक परिभाषा है, पारिभाषिक है, पारिभाषिक में है परिभाषा, लिख लीजिए आप लोग। येन विधि स्वतंत्र से सूत्र के ऊपर ही है परिभाषा, यहाँ पर ही है। तो यस्मिन विधि तदादावल ग्रहणे, लिखिए यस्मिन विधि तदादावल ग्रहणे। फिर मैं बोल रहा हूं यस्मिन विधि तदादावल ग्रहणे। यस लिख लिए रहेंगे तो बोलिएगा लिख लिया। यस्मिन विधि तदादावल ग्रहणे, वल ग्रहणे लिख लिया। लिख लिया? हाँ, यस्मिन विधि तदादावल ग्रहणे, यरल वल लहलंत वल ग्रहणे, यस्मिन विधि तदादावल ग्रहणे। लिख लिया? अब जो है इसका पदच्छेद करते हैं। पारिभाषिक का है, अष्टाध्यायी का सूत्र नहीं है, ये पारिभाषिक का है। तो यस्मिन विधि तदादावल ग्रहणे, यस्मिन सप्तमी विभक्ति है। क्या है जी? यस्मिन क्या है जी? सप्तमी। सप्तमी विभक्ति एक वचन है। विधि ही इकारांत पुंलिंग विधि शब्द प्रथम एक वचन है। तदादौ तदादौ ये भी जो है इकारांत पुंलिंग तदादि शब्द सप्तमी एक वचन है। और अल ग्रहणे अकारांत नपुंसकलिंग अल ग्रहण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। पदच्छेद सभी को समझ में आ गया? यस्मिन सप्तमी एक वचन, विधि प्रथमा विभक्ति एक वचन, तदादौ सप्तमी विभक्ति एक वचन और अल ग्रहणे सप्तमी विभक्ति एक वचन, ये पदच्छेद है। समास जो करेंगे
तो तदादो में है। तदादो को अर्थ हुआ कि स आदि यस्य, सह आदि यस्य स तदादि तस्मिन तदादो, ये बहुब्रीहि समास हो गया। वह आदि अवयव है जिसका, उसको तदादि कहेंगे। और अल ग्रहणे में समास है कि अलह ग्रहणम अल ग्रहणम तस्मिन अल ग्रहणे, षष्ठी तत्पुरुष समास। एक बहुब्रीहि समास हो गया और एक षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। समास समझ क्लियर हो गया सभी को समझ में आ गया। तदादो में बहुब्रीहि समास और अल ग्रहणे में षष्ठी तत्पुरुष समास। समझ गए सभी जी? अच्छा जी, अब आगे। अब इसमें विशेष हमें बताना है। सबसे पहले यस्मिन हमने सप्तमी कहा क्योंकि दिखता है, स्वरूप के आधार पर दिख रहा है, परंतु वास्तव में यहाँ पर सप्तमी नहीं है। कभी में जैसे हमने आपको बताया था ना, तस्यापत्यम तत्र भव इत्यादि जो है, वहां पर तत्र अव्यय दिख रहा है सप्तमी का, ऐसे तस्य में षष्ठी दिख रहा है, परंतु वास्तव में वहां पर कौन सी विभक्ति है जी? तस्य में और तत्र इत्यादि में कौन सी विभक्ति है, उसके आधार पर ही हम करते हैं ना। तत्र भाव का भी अर्थ करके आए हैं कि सप्तमी समर्थात प्रातिपदिका, तत्र का अर्थ है सप्तमी। उसके आगे पंचमी विभक्ति का लोप हो गया है, इसलिए उसको कहेंगे लुप्त पंचम्यंत निर्देश। तत्र अनुकरण किया सप्तमी का और उसके आगे पंचमी का लोप कर दिया, क्योंकि अपदम न प्रयुंजित, बिना पद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या कहा है जी? अपदम न प्रयुंजित। अपदम न प्रयुंजित क्या अर्थ है जी? अपदम न प्रयुंजित, बिना पद का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप भले ही यस्मिन पद है, तत्र पद है, परंतु जब किसी ने बोला और उसका अनुकरण कर लिया, वह अनुकरणवाची शब्द हो गया, तो उसको पुनः पद बनाना पड़ता है। और अनुकरणवाची शब्द को फिर जो है आगे उस अनुकरणवाची शब्द लिया और उससे आगे जो स्वाद की उत्पत्ति कर दिया, तब वो पद बन जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर यस्मिन में जो है, जो सप्तमी है, यस्मिन का अर्थ है सप्तम्यर्थ, सप्तमी। यस्मिन का अर्थ है सप्तमी। यस्मिन का मतलब क्या है जी? यस्मिन का अर्थ है सप्तमी। जैसे तस्मादित तस्मिन, तस्मा का अर्थ है पंचमी। तस्मिन निर्दिष्टे पूर्वस्मिन, तस्मिन का अर्थ है सप्तमी। ऐसे ही यहाँ पर यस्मिन का अर्थ है सप्तमी। यस्मिन का अर्थ क्या क्या है जी? सप्तमी। और उस सप्तमी का अनुकरण किया, अष्टाध्याय में जो भी सप्तमी विभक्ति से युक्त होगा, और उस सप्तमी का अनुकरण करके उस सप्तमी से तृतीया विभक्ति ले आया। यस्मिन जो शब्द है उससे कौन सी विभक्ति ले आया? ले आएंगे तृतीया विभक्ति ले आएंगे। और तृतीया का सुपाम लुक सुलुक सुपाम सुलुक पूर्व सवर्ण छया डाड्या जाला से जो सुपाम से सु का लुक हो जाएगा। तो ये है लुप्त तृतीयांत निर्देश। क्या हो गया जी? लुप्त तृतीयांत निर्देश। हाँ, लुप्त तृतीयांत निर्देश। तो यस्मिन जो है सप्तम्यंत का कह रहा है, सॉरी सप्तमी है। और सप्तमी क्या है? प्रत्यय है कि नहीं जी? सप्तमी प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ये सब प्रत्यय है कि नहीं? विभक्ति ये है। विभक्ति तो प्रत्यय है, उसकी विभक्ति संज्ञा आपने किया है तो प्रत्यय ही। तो प्रत्यय में कौन सी विधि हो जाती है? प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहण। यस्मिन का क्या अर्थ हो गया? बोलिए। सप्तम्यंत। तो सप्तम्यंत, यस्मिन का क्या अर्थ हो गया? सप्तम्यंत, तृतीया है तो सप्तम्यंतेन क्या हो जाएगा जी? सप्तम्यंतेन, यत माने जो होता है, इसलिए येन सप्तम्यंतेन,
क्या हो जाएगा जी? ये न सप्तम्यन्तेन, ये हो जाएगा। तो यहां पर ये न सप्तम्यन्तेन, तो जिस सप्तम्यंत के द्वारा, जिस सप्तम्यंत के द्वारा विधि विधान किया जाता है, जिस सप्तम्यंत के द्वारा विधान किया जाता है, तदादौ, तो तत् माने वह सप्तम्यंत, तत् माने वह सप्तम्यंत आदि अवयव है जिसका, तो वो तदादौ माने सप्तम्यंतादौ, ये अर्थ हो गया। सप्तम्यंतादौ भवति अलग्रहणे सति। अब यहां पर जो है, यदि तृतीया में आपको ये लगता हो को, हालांकि तृतीया भी निमित्त अर्थ में तृतीया हम कर देंगे, या आपको ये लगता हो कि भाई सप्तमी है तो सभी अर्थ में सप्तमी विभक्ति होती है, सभी अर्थ में माने सभी क्या बोलते हैं, सॉरी मैंने क्या बोला, मैं बोला कि जो भी प्रयोजन है, कारण है, हेतु है, हेतु अर्थ में सभी विभक्तियां प्रायः दिखती है। तो इसीलिए जब सभी विभक्तियां दिखती है तो यहाँ पर यस्मिन को हम जो है ऐसी कल्पना करके कि यहाँ पर तृतीयांत की कल्पना करेंगे, तो तृतीयांत की कल्पना किए बिना भी काम चल जाएगा। ये सप्तमी की भी यदि हम सप्तमी है ही, यस्मिन है, उसके आगे गी ले आइए, गी का फिर लुप्त कर दिए तो लुप्त सप्तम्यंत निर्देश भी हो जाएगा। तो सप्तमी से सप्तमी ले आइए, तृतीया भी लाएंगे तो ये भी होगा, परंतु सप्तमी से ही जब हो जाएगा तो फिर क्यों हमें तृतीया का अनुमान करना। तो इसलिए सप्तमी का अनुमान करेंगे आप इसमें, सप्तमी यदि ये करेंगे तो उससे और सुविधाजनक हो जाएगा। तो यहाँ पर यस्मिन से तृतीया न करके सप्तमी ही कीजिए। यस्मिन से आगे हमने नी जो सप्तमी विभक्ति ले आया और नी का सुपाम स्वरूप से लुक हो गया, तो लुप्त सप्तम्यंत निर्देश, ऐसा कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है सप्तमी जो है तो अर्थ हो जाएगा कि सप्तम्यंत के परे रहते, क्या हो जाएगा जी? सप्तम्यंत के परे रहते, समझ में आ गया? यस्मिन का क्या अर्थ हो गया जी? सप्तम्यंत के परे रहते। वेरी नाइस। और यस्मिन स्वयं है ही जिसका अर्थ होता है, तो हो जाएगा जिस सप्तम्यंत के परे। तो यस्मिन यस्मिन का अध्याय कर लीजिए, तो यस्मिन सप्तम्यंते परतः विधि भवति, जिस सप्तम्यंत के परे रहते विधि होता है, तो वह जो सप्तम्यंत है तदादौ, वह तदादि सप्तम्यंत आदि के परे रहते, सप्तम्यंतादि के परे रहते वह विधि होगा। तदादौ माने तदादि के परे रहते, माने वह सप्तम्यंत आदि अवयव है जिस समुदाय का, उसके परे रहते, सप्तम्यंतादि के परे रहते विधि भविष्यति, विधि भवति। कब? तो अल ग्रहणे, जब वर्ण का ग्रहण हो तब। ये नियम है। तो यहां पर देखिए, अब यची भम पर आइए विचारते हैं। यची में सप्तमी है कि नहीं जी? यची में ऐसे स्वादिष्ट और सर्वस्थाने में इत्यादि ऊपर भी था, उसमें भी सप्तमी था, परंतु यची में सप्तमी है। और बताइए, यची जो सप्तमी है, ये यच अच च इति यच किया, तो बताइए यच जो है अल है कि नहीं? य अल है कि? यल माने अल माने वर्ण, य भी वर्ण है और अच माने स्वर भी वर्ण है, तो अल ग्रहण है कि नहीं? यहाँ पर अल जब ग्रहण होगा तभी तदादि होगा, नहीं तो नहीं होगा।
तो अल ग्रहण, यहाँ य और अच अल है, वर्ण है, तो अल ग्रहणे सति, अल ग्रहण होने पर यहाँ पर सप्तम्यंत के परे रहते, माने य और अच के परे रहते, य और अच के परे रहते पूर्व जो है, पूर्व की भौ संज्ञा हुई है। पूर्व की क्या है जी? भौ संज्ञा हुई है। तो भौ संज्ञा विधि किया, भौ संज्ञा विधान के भौ संज्ञा हो, मने य और अच, य के परे रहते और अच के परे रहते पूर्व की भौ संज्ञा हो, तो भौ संज्ञा का विधान किया। तो यस्मिन् परतः विधि भवती, तो यहाँ पर य और अच के परे रहते भौ संज्ञा रूपी जो विधि हो रहा है, तो वह जो य और अच है, वह य और अच आदि अवयव है जिसका उसके परे रहते होगा। तो मतलब हुआ कि य और अच माने यची में आदि जुड़ जाएगा। यच माने यजादि, यच माने यजादि। आचार्य जी, यजादि इत्युक्ते यकार अनन्तरम् अचानाम् आदि। क्या बोल रहे हैं बताइए फिर? यकार अनन्तरं यकारस्य अनन्तरम् अचाम् आदि। सम्यक् वा? नहीं, वो नहीं आ गया। यहाँ पर अच मने यचा मने यचः अनंतरम आदि योजयतु। हाँ, यचः अनंतरम आदि, न यकार से अनंतरम आदि। हाँ, यचः अनंतरम भविष्यति, क्योंकि यहाँ पर यची दोनों मन यच अच्छति यची है ना जी, यच है तस्वीन यची है, तो यहाँ पर उस सप्तमी में आदि जुड़ जाएगा ना, तो बचेगा यजादि, च को ज हो गया, यच आदि अवयव है, माने य और च आदि अवयव है जिसका, क्योंकि आपको हमने पीछे पढ़ाया कि द्वंद्वान्ते द्वंद्वादु सुरेमानम पदम प्रत्यंगों पे संबद्धते, तो यच के अंत में आदि को जोड़ेंगे तो उस आदि का संबंध य के साथ भी है और उस आदि का संबंध अच के साथ भी है, इसलिए यकारादि और अजादि ऐसा अलग अलग करेंगे। तो यकारादि माने यादि, य माने यकार, तो यकार आदि और अच माने अजादि, ये हो गया। एक साथ करेंगे तो यजादि, यजादि ऐसा हो जाएगा, और उसका सप्तमी हो जाएगा यजादौ। क्या हो जाएगा जी? यजादौ। अलग अलग करेंगे तो यकारादौ अजादौ च, ऐसा अलग अलग करेंगे तो यकारादौ अजादौ च, और यदि एक साथ करेंगे तो यजादौ। समझ में आ गया जी? यकारादौ अचादौ च। हाँ, यजादौ, यजादौ कहिए या यकारादौ अजादौ कहिए। अलग अलग करेंगे तो यकारादौ अजादौ च, और एक साथ कहेंगे तो यजादौ च, य माने यजादौ च। समझ आ गया जी? तो च नहीं कहना, फिर यजादौ परतः ऐसा हो जाएगा। यजादौ परतः कहिए या यकारादौ अजादौ च परतः कहिए। तो यहाँ पर य और च जो है इसके परे रहते विधि है, विधि हो रहा है, तो य और च विशेषण है। क्या है जी? य और च है विशेषण, उसका जो विधि किया जा रहा है, जिसको य और च को निमित्त मान करके विधि किया जा रहा है भ, तो उसका विशेषण है। तो इसीलिए य और च जब विशेषण है, यच जब विशेषण है, यची जब विशेषण है, तो यस्मिन का अर्थ हो गया विशेषणम। यस्मिन का क्या अर्थ हो गया जी? विशेषणम, माने पूरा का फलितार्थ कथन हुआ। यस्मिन विधि, जैसे येन विधि का अर्थ हमने बताया था विशेषणम, यहाँ पर भी यस्मिन विधि का अर्थ हुआ विशेषणम, परंतु यहाँ पर हो गया सप्तम्यंत विशेषणम। क्या हो गया जी? सप्तम्यंत विशेषणम। फलितार्थ बता रहा हूं, शब्दार्थ तो मैंने बता दिया था कि यस्मिन
सप्तम्यन्ते यस्मिन् सप्तम्यन्ते परतः यस्मिन् सप्तम्यन्ते परतः विधि भवति सविधि तदादौ परतः माने सप्तम्यन्तादौ परतः भवति अलग्रहणे सति। ये तो हो गया संस्कृत में हमने कह दिया। अब जो है इस पर हम विचार करते हैं फलितार्थ, फलित अर्थ करते हैं सार रूप जिसमें फल रूप में, तो फलितार्थ कथन होता है कि ये यस्मिन विधि से हो गया विशेषणम सप्तम्यंत विशेषणम, और तदादौ जो है उसको षष्ठी में बदल दीजिए हो जाएगा सप्तम्यंतम विशेषणम तदादेह संज्ञा स्यात्। जैसे ये विसंदर्भ हमने किया था विशेषणम तदंत से संज्ञा स्यात्, ऐसे ही यहाँ पर फलितार्थ हो जाएगा सप्तम्यंतम विशेषणम तदादेह संज्ञा स्यात्। क्या हो जाएगा जी? सप्तम्यंतम विशेषणम तदादेह संज्ञा स्यात्। समझ में आ गया जी सभी को? फलित अर्थ समझ में आया जी। तो सप्तम्यंत विशेषण तदादि की संज्ञा करता है, मतलब तदादि को ग्रहण करता है। तो जहां सप्तमी होगा इसलिए उसमें आदि जुड़ जाएगा, तो यजादौ हो जाएगा या यकरादौ अजादौ च। और ये प्रत्यय है क्योंकि भाव संज्ञा जैसे अंग संज्ञा, जब ही अंग जैसे अंग संज्ञा के तो भाष्य का अधिकार होगा, तो प्रत्यय इत्यादि इसलिए यकारादौ अजादौ च प्रत्यये परतः। और सप्तमी है इसलिए तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य हो गया कि सप्तम्यंतम, वहां पर तस्मिन नीति मने सप्तम्यर्थ जो है तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, सप्तम्यर्थ को निमित्त मान करके यदि कोई कार्य हो रहा हो तो वह उसके ठीक पूर्व में होता है, इसलिए अव्यभित से पूर्व से आ जाता है। तो यहाँ पर अर्थ हो जाएगा यकारादौ अजादौ च प्रत्यय परतः अव्यभितम पूर्वम भम भवति भ संयम भवति। क्या? तो इसमें सर्वनाम स्थान स्वादि स्व सर्वनाम स्थाने था, तो अर्थ हो जाएगा स्वादि सु असर्वनाम मैंने सर्वनाम स्थान भिन्ने हो गया, सर्वनाम स्थान भिन्ने स्वादौ स्वादौ यकारादौ अजादौ च प्रत्यय परतः। तो यहाँ पर स्वादौ इसमें भी आदि जुड़ जाएगा, इसमें तो है ही स्वाद, आदि जोड़ना कैसे, स्वादी है ही स्वयं अपने आप में। तो सर्वनाम स्थान भिन्ने स्वादौ यकारादौ अजादौ च प्रत्यय परतः पूर्वम भम भवति पूर्वम भ संजम भवति। माने सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी प्रत्ययों में यकारादि और अजादि प्रत्यय के परे रहते, स्वादी प्रत्ययों में या स्वादी यकारादि अजादि प्रत्यय के परे रहते पूर्व की भव संज्ञा होती है। तो यहाँ पर शाला और ईय है, ये जो यहाँ पर सर्वनाम स्थान भिन्न ये आजादी प्रत्यय है। सर्वनाम को ईय में ई आजादी है कि नहीं, और ये स्वादी है। माने स्वादी का मतलब हुआ कि सु से लेकर के और उरा प्रवृत्ति का पंचम अध्याय के समाप्ति पर्यंत तक, तो ये पूरा स्वादी हो गया, इसलिए स्वादी प्रत्यय है ये, और उसमें आजादी है ईय माने अचादी अवयव है, तो ईय ई आदि अवयव है ईय का, इसलिए आजादी हो गया। तो सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी प्रत्ययों में जो यकार आदि और आजादी प्रत्यय परे रहते, तो यहाँ पर आजादी प्रत्यय परे है ईय, तो पूर्व जो शाला है उसका नाम भ हो गया, और भ संज्ञा होने से आगे भाष्य का अधिकार होगा। समझ में आया? समय हो गया है। यदि कोई प्रश्न हो अभी नहीं समझ में आया हो या चीज हम तो बताएंगे, ये चीज हम सभी को समझ में जी। तो जब सभी को समझ में आ गया तो मंत्र पाठ करते हैं। ठीक है सर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते सर।